अब हम सीखते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग सीखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम कंप्यूटर को डाटा और कुछ रूल्स मतलब प्रोग्राम हम इनपुट देते हैं एज ए इनपुट, और कंप्यूटर हमें उसके बिहाफ में आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कुछ रूल्स लिखे कि इफ इनपुट डाटा, सपोज इनपुट डाटा एक्स है, तो एक्स इज ग्रेटर देन 5, देन वो प्रिंट करेगा यस। तो वो चेक करेगा कि इनपुट डाटा है जो वो 5 से बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो वो यस प्रिंट करेगा। बट मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को देते हैं डाटा प्लस आउटपुट। तो हम ये कंप्यूटर को देते हैं और वो प्रोग्राम खुद लिखता है, रूल्स खुद डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कंप्यूटर को शो करेंगे, हमने कंप्यूटर को शो करा 1000 कैट्स की इमेजेस। सपोज ये कैट है, तो हमने उसको ऐसे कैट की इमेजेस शो करी। अब उसको उस पर ट्रेन करा, फिर ट्रेन करा, ये मैं आगे बताऊंगा ट्रेनिंग कैसे करते हैं। फिर उसको हमने एक नई इमेज शो करी, तो कंप्यूटर प्रिडिक्ट कर सकता है, बता सकता है कि ये 80% कैट है। तो यस, तो ये मशीन लर्निंग ऐसे ही वर्क करता है। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कितने टाइप होते हैं, कौन कौन सी एल्गोरिथम होती है। तो बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू। जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। एक जिनके पास टीचर रहती है, और एक जो खुद से सीखते हैं, और एक और होता है। तो इसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड, इसको बोलते हैं हम अनसुपरवाइज्ड, और ये होता है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले अभी ये दोनों समझते हैं कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज क्या होता है। पहला है सुपरवाइज। ये एक स्कूल जैसा है कि जहाँ पर हम मतलब हमें टीचर जो है वो सिखाती है कि ये एप्पल है, ये बनाना है, हमको वो मतलब आंसर के साथ पहले बताती है कि अगर आपके पास ये वाली इमेज है तो ये क्या है, और फिर हमको एक नई इमेज दे के पूछती है कि बताइए, तो हमें पुराने डाटा के हिसाब से उस नई इमेज का आंसर देना रहता है। तो ये होता है सुपरवाइज, कि यहाँ पे हमें आंसर मतलब लेबल ऑलरेडी दिए जाते हैं इनपुट के साथ। फिर हमें वो पैटर्न समझना पड़ता है कि इसके अंदर ऐसा क्या कॉमन है कि इसको एप्पल बोलते हैं, इसको ऑरेंज बोलते हैं। और फिर हमको कोई नई इमेज दिखाई जाए एप्पल या ऑरेंज की, तो हम बता सके कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। बट अनसुपरवाइज में ऐसा नहीं होता। अनसुपरवाइज में हम सिर्फ कंप्यूटर को डाटा देते हैं, और फिर वो कंप्यूटर खुद पता लगाता है कि इन डाटा के अंदर क्या पैटर्न है। जैसे कि किस पैरामीटर पे इनको क्लस्टरिंग करना है, मतलब इनका ग्रुप बनाना है। जैसे अगर वो देखेगा कि इन कुछ डाटा है उनका साइज सेम है, तो वो उसका एक ग्रुप बना देगा। या फिर कलर के हिसाब से कि ग्रीन कलर का अलग है, तो कोई सा भी पैरामीटर वो चूज करके उनके 2-3 क्लस्टरिंग कर देता है। तो अगर इसका एग्जांपल दिया जाए सुपरवाइज का, तो जैसे ईमेल सबसे अच्छा है, स्पैम ईमेल और नॉन स्पैम। तो पहले हम कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं कि देखिए स्पैम ईमेल जो है उस पे ये वाले वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि लॉटरी विनिंग। और जो नॉन स्पैम रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है, जैसे मीटिंग वगैरह। जिस तरह से हम ट्रेन करते हैं, तो जब भी नया ईमेल आता है तो कंप्यूटर उसको उस हिसाब से स्पैम और नॉन स्पैम कैटेगरी में डालता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सपोज जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बहुत सारे कस्टमर है वो शॉपिंग करते हैं। तो सपोज कस्टमर ने बहुत सारे अभी डायपर और बेबी ऑयल लिए, तो वो उनका एक ग्रुप बना देगा और बोल देगा कि ये न्यू पेरेंट्स है। तो इस हिसाब से ये क्लस्टरिंग काम करती है, मतलब ग्रुपिंग काम करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि ट्रेन और टेस्ट कैसे स्प्लिट करते हैं डाटा। थैंक यू। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग में। तो सपोज अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर रट के जाओ, तो क्या आप इंटेलिजेंट हो? नहीं, आप सिर्फ एक रट्टू तोता हो। अगर एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो मशीन लर्निंग में भी यही होता है। हम सारा डाटा, जितना भी डाटा हमारे पास रहता है, हम मशीन लर्निंग मॉडल को नहीं दिखाते हैं। हम उसमें से सिर्फ 80% ही मशीन लर्निंग को देते हैं ट्रेन होने के लिए, जो भी हमारा एमएल मॉडल है। और 20% हम उसको छुपा के रखते हैं।
टेस्टिंग के लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमने ट्रेनिंग के लिए दिया, तो ट्रेनिंग पे तो हमारा मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, मतलब वो सारा डाटा रट लेगा और उसको हमको प्रेडिक्शन 100% देगा। बट जैसे ही हम टेस्ट मतलब अनसीन डाटा देंगे, तो उसमें फेल हो जाएगा, उसको कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि क्योंकि मॉडल ने पूरा हमारा ट्रेन डाटा रट लिया है, तो उसको हम बोलते हैं रट्टू तोता, मतलब कि ओवर फिटिंग मेथड। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल जो रहे वो ट्रेन पे भी अच्छा करे और टेस्ट पे भी अच्छा करे, बैलेंस बना रहे। तो इसको बोलते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी भी काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो अगर मैं आपको दो घर दिखाऊं और मैं आपसे बोलूं कि क्या आप इनका प्राइस बता सकते हो, तो आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो कि हाँ इसका प्राइस कम होगा, इसका प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो मशीन लर्निंग में भी हम कुछ ऐसे इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, पर जिसे मशीन लर्निंग में इसे रिग्रेशन कहते हैं। इमेजिन करो कि ये जो डॉट है अलग अलग घरों के प्राइस है, तो हमें बस एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो इन सारे डॉट्स के बीच में से निकले। उस इसे कहते हैं हम बेस्ट बेस्ट फिट लाइन। अब अगर कोई नया घर आता है, इसका प्राइस हमें नहीं पता है, तो हमें बस इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। सपोज उसका साइज इतना है और हम इसको एक्सटेंड करेंगे, जिससे कि हमें उसका प्राइस देख लेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो बट इस बेस्ट लाइन लाइन को कैसे ढूंढते हैं, इस बेस्ट लाइन को ढूंढने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो आपने 8th क्लास में सीखी होगी। तो वो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो c इधर इंटरसेप्ट है, और m जो है वो स्लोप है, और x जो है हमारा साइज है, और y हमारा इधर प्राइस रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इतना ही लॉस था। फंक्शन क्या होता है? तो जैसे हमारे पास अगर सपोज x और y है, x पे हमारे पास साइजेस है और y पे हमारे पास प्राइस है। तो हम तो इसमें किसी भी लाइन खींच सकते हैं, अगर हमको बेस्ट फिट लाइन निकालना है, मतलब अगर इसमें हमको ग्राफ पर लाइन खींचना है तो हम कैसे भी खींच सकते हैं। बेस्ट फिट लाइन हम कैसे निकालते हैं तो वो देखते हैं। जैसे इसमें हम ऐसा भी खींच सकते हैं, इसमें हम ऐसे भी खींच सकते हैं स्ट्रेट लाइन सपोज, इसमें हम ऐसे भी खींच सकते हैं, और इसके अंदर हम ऐसे भी खींच सकते हैं। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि इसमें से बेस्ट लाइन कौन सी है? एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो डाटा पॉइंट्स रहते हैं, इस ये जो लाइन है और ये डाटा पॉइंट्स है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं हर एक डाटा पॉइंट्स की, और उसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों करते हैं? इसको मैग्नीफाई करने के लिए, बड़ा करने के लिए, या फिर कुछ नंबर नेगेटिव रहते हैं तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, तो उसको स्क्वायर कर देते हैं। और स्क्वायर करने के बाद उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एमएसी, मीन स्क्वायर्ड एरर, या फिर उसको रेसिडुअल भी बोलते हैं किसी कहीं कहीं पर। तो उसको हम निकालते हैं, और कंप्यूटर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का एक ही वो रहता है मकसद, कि उस एमएससी को जीरो करना या सबसे मिनिमम करना। तो अगर उसको मिनिमम करेगा हर एक डाटा पॉइंट के लिए, तो हमें एक बेस्ट फिट लाइन मिल जाती है। तो ये होता है लॉस फंक्शन। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्रेडियंट डिसेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में भी पूछते हैं। तो सपोज एक पहाड़ है और उसमें नीचे एक वैली है, और आप पहाड़ के टॉप पर हो, और यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत अंधेरा है, और आपको सबसे नीचे मिनिमम यहाँ जाना है। तो आप कैसे जाओगे? आप अपने पाँव से फील करोगे ढलान को, और जैसी ढलान को फील करोगे, आप उस डायरेक्शन में जाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे, और इस तरह से आप पहुंच जाओगे सबसे नीचे। तो मशीन लर्निंग में इस पहाड़ को हम बोलते हैं लॉस फंक्शन, और हमारा गोल होता है कि सबसे नीचे आना जहाँ एरर जीरो हो, और इस नीचे आने की प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। लेकिन सावधान, अगर आपने बहुत बड़ी बड़ी छलांग लगाई, तो आप ये मिनिमम, मतलब जहाँ पे जीरो वो मिस कर दोगे, आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे सीधे। तो और अगर आपने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लगाए, तो आपको यहाँ से यहाँ आने में काफ़ी साल लग जाएंगे। तो आपको ये, इसको बोलते हैं लर्निंग रेट एक्चुअली। तो आपको लर्निंग रेट जो है वो काफ़ी ध्यान से डिज़ाइन करना रहता है, कि आपको आप ओवर शूट भी ना हो जाए और आपको टाइम भी कम लगे। तो इसके लिए हमें परफेक्ट स्टेप साइज और जिस लर्निंग रेट चूज करना होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। देखते हैं हम कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है। तो सपोज हमारे पास डाटा है, और वो डाटा का जो फॉर्म है वो है आइदर जीरो है और या फिर वन है।
फॉर एग्जांपल कि आप अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एग्जाम में पास होंगे या फेल, तो जवाब यस या नो होगा, कोई बीच का नंबर नहीं। अगर हमारे पास कोई ऐसा केस है, अगर हम यहाँ पर हमारी पुरानी टेक्निक लीनियर रिग्रेशन की स्ट्रेट लाइन खींचे ऐसे, तो तो वो बोलेगा, जैसे हमें वो बीच का आंसर दे देगा कुछ, और उसके अंदर डाटा भी पूरे फिट नहीं हो रहे हैं, तो बेस्ट फिट लाइन वो खींच ही नहीं पाएगा, और इसके आंसर भी कुछ अलग आएंगे। तो तो इस केस में हमारा ये लीनियर रिग्रेशन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें कुछ लाइन को टर्न करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा लाइन चाहिए रहेगा, ऐसे वाली, जो कि मतलब डाटा पॉइंट को कवर कर ले, एक एस शेप का कर्व। तो इसमें हम ऐसा कर देंगे कि इसके मिड में 0.5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0.5। अगर इसके ऊपर डाटा पॉइंट आया तो उसको हम यहाँ 1 कंसिडर करेंगे, और इसके अगर नीचे आया तो हम इसको 0 कंसिडर करेंगे। तो इसे कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और ये इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ होता है ईमेल स्पैम फिल्टर, इसी लॉजिक पे चलता है। तो उससे पता करते हैं कि आइदर ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं है, सिर्फ यस और नो। तो ये होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। एसवीएम क्या होता है? एसवीएम मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन। सब हमारे पास डाटा पॉइंट है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ट्राइंगल है। अगर मैं बोलूँ कि इनको डिवाइड करना है, तो अगर हम इसको कंप्यूटर्स को ऐसे डिवाइड कर देता है, जो कि लाइन है काफ़ी पास है इस सर्कल्स के, या फिर ऐसे डिवाइड कर देता है, इस साइड लाइन है ट्राइंगल के। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में अगर ये डाटा पॉइंट इधर आ गया तो हमारा मॉडल गलत क्लासीफाई कर सकता है दोनों ही केस में। तो इस केस में मुझे क्या चाहिए रहता है? इस केस में कंप्यूटर डिवाइड तो करता है, ये साथ में उसको कॉन्फिडेंस को कुछ सपोर्ट वेक्टर्स चाहिए रहते हैं, कि जो मार्जिन दे सके, कि हाँ ये सेफ रह सके कि डाटा पॉइंट दोनों अच्छे से सेग्रीगेटेड है, दूर दूर है। तो इसके लिए वो सपोर्ट वेक्टर यूज करता है। तो आप एग्जांपल समझ सकते हो कि जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो, तो रोड का मार्जिन इतना रहता है, तो आप ऐसा नहीं कि गाड़ी यहाँ बिल्कुल यहाँ चला रहे हो, यहाँ यहाँ चला रहे हो, आप थोड़ा बीच में चलाते हो, ताकि आपके पास कॉन्फिडेंस रहे। तो बस सपोर्ट वेक्टर भी यही करता है। अब जैसे कि सपोज कि अब आपके पास जो डाटा है वो सर्कल में है ऐसा कुछ, तो आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहा है 2D में, बट कभी आप 3D में देखोगे तो ऐसा होगा कि एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। तो हम एक हाइपर प्लेन से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एसवीएम यहाँ पे भी यूज होता है। इसके अंदर एक प्रोसेस होती है कर्नल, जो कि मैं आपको फुल वीडियो में बताऊंगा। तो इसको ऐसे भी ये डाटा को डिवाइड करता है। तो ये था एसवीएम। केएनएन, के नियरेस्ट नेबर। तो एक कहावत है, जैसी संगति वैसी रंगत। तो सपोज जो हमारे पास अब डाटा है, हमारे पास दो क्लस्टर है, एक सर्कल क्लस्टर है और एक ट्रायंगल क्लस्टर है। तो ये कंप्यूटर ने इसका ऐसे ग्रुपिंग कर रखी है, क्लस्टरिंग कर रखी है किसी बिहाफ पर। और सपोज अब कंप्यूटर के पास एक नया वो आता है डाटा पॉइंट, जो कि सपोज एक्स शेप का है। तो अब हमें पता लगाना है कि ये सर्कल टीम का है या ट्रायंगल टीम का है। तो हमें इसके सबसे करीब के नेबर्स को देखना होगा। तो हमें कुछ सा नंबर चूज करना होगा, हालांकि उसका एक फार्मूला होता है, बट हमें एक नंबर चूज करना होगा के। तो अभी सपोज हम चूज करते हैं, और फिर उसके उस नेबर को देखेंगे कि उसके सबसे करीब क्या है। तो हम के चूज करते हैं कि के इक्वल्स टू 3। तो इसके पास एक सर्कल बनाते हैं हम। सपोज ऐसा कुछ हम सर्कल बनाया, ऐसा सर्कल बनाते हैं, क्योंकि अब इस सर्कल के अंदर हम देखेंगे कि कौन से डाटा पॉइंट ज़्यादा है। इसके अंदर एक ट्राइंगल है और दो ये है सर्कल है। क्योंकि अब सर्कल की वोटिंग ज़्यादा है, 2 वर्सेस 1, तो मशीन बोलेगा कि ये नया डॉट भी सर्कल है। लेकिन सावधान, अगर हमें के की वैल्यू कुछ गलत चूज करी, बहुत बड़ी या बहुत छोटी, तो आंसर गलत भी हो सकता है। तो के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने एक पूरा फुल वीडियो बना रखा है, कि के पहले हम रैंडम चूज करते हैं, फिर कैसे उसको पास जा कैसे हम उसको सही के को चूज करते हैं। तो यह फ्रेंड, ये था हमारा के एन एन। समझते हैं हम के मीन क्लस्टरिंग। तो सपोज अगर मैं कंप्यूटर को कुछ क्रिकेट प्लेयर का नाम दूं, तो क्या वो बिना नाम जाने बता सकता है कि विराट कोहली कौन है, बुमराह कौन है?
तो सपोज जो हमारे पास डाटा है उसमें हमारे पास एक्स पर जो है वो रन है और वाई पर विकेट। तो ये प्लेयर्स का डाटा है। सपोज जिनके ज़्यादा विकेट है उनके कम रन है, और जिनके ज़्यादा रन है उनके कम विकेट है सपोज। तो हमें पता लगाना है कि कौन बैट्समैन है और कौन बॉलर है। तो कंप्यूटर के लिए सिर्फ ये डॉट्स है। यह वो लोग हैं जिनके रन ज़्यादा है बैट्समैन, और यह वो लोग हैं जिनके विकेट ज़्यादा है बॉलर। तो कंप्यूटर रैंडमली टू सेंटुरेट चूज कर लेगा। तो यहाँ पे चूज कर लेगा सपोज बी, यहाँ पे एक्स। और तो अब यहाँ पर जो उसके आसपास डॉट्स है तो सबको ऐसा बोलने लगेंगे कि अभी वो बैट्समैन है, और यहाँ पे जो उसके आसपास डॉट्स है वो बोले अपने आप को बोलने लगेंगे कि वो बॉलर है। तो फिर ये जो सर्कल हमने खींचा है, तो इसके अंदर जो सेंट्रोइड पॉइंट चूज करा है, अब वो मतलब जो भी हमने चूज करा है पॉइंट, अब वो उसके सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे सरक जाएगा। तो अब बी यहाँ आ गया और एक्स इधर आ जाएगा थोड़ा सेंटर में। तो इस हिसाब से अब ये सर्कल जो है अपना थोड़ा चेंज कर लेगा, मूव हो जाएगा। इसी प्रकार से ये बैट्समैन का भी हो जाएगा यहाँ पर मूव। तो इससे कुछ प्लेयर इधर आ जाएंगे, कुछ प्लेयर इधर आ जाएंगे। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरा क्लस्टर बन नहीं जाता है। तो उससे हमें पता चल जाएगा एक क्लस्टर के अंदर पूरे बॉलर्स है और एक के अंदर पूरे बैट्समैन है। तो अभी जैसे हमने के इक्वल टू टू चूज कर रहा था, सपोज हमें ऑलराउंडर भी निकालना है। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फिर आती है अलग अलग मेथड्स, मतलब जैसे एल्बो मेथड यूज करते हैं कि के कैसे चूज करे, ये कैसे करे। तो दोस्तों ये थी के मीन क्लस्टरिंग विदाउट मैथ्स, ओनली विजुअलाइज एल्बो मेथड। के मीन्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कंप्यूटर आपसे पूछता है कि के मतलब कितने ग्रुप रखना है, 2, 3, 10, हम कैसे पता करें। तो इसके लिए हम एल्बो मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक इंसान उसका हाथ रहता है, एल्बो रहता है, तो या एल्बो मेथड कि हम क्या करते हैं, हम एक के इक्वस टू 1 से लेके 10 तक के ग्राफ बनाते हैं। शुरू में एरर बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहाँ पे एरर है। तो शुरू में एरर बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये एरर थोड़ा कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाती है कि आप के को कितना ही बढ़ाओगे तो वो एरर उतनी ही रहेगी। तो जहाँ पर ये कोहनी मतलब एल्बो की तरह मुड़ता है, वो हमारा के ऑप्टिमल होता है, और उसी को लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ग्रुप बनाओगे तो फालतू ज़्यादा वो हो जाएगा। तो ग्राफ में जो हम एरर नापते हैं उसे टेक्निकली इनर्शिया कहते हैं, और WCSS भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। तो इनर्शिया और WCSS करते हैं। तो ये क्या है और ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इसका मैंने फुल वीडियो में आपको बता रखा है, तो प्लीज़ चेक करो कि डिसीजन ट्री क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आज क्रिकेट मैच खेले, तो आपका जवाब किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। आप सबसे पहले पूछेंगे कि बारिश, क्या बारिश हो रही है। तो ये हमारा जो है ये रूट नोड है, रेनिंग। अगर बारिश है तो आंसर क्या आएगा, नहीं आज नहीं खेलेंगे। बट अगर बारिश नहीं है तो फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या हवाएं तेज चल रही है, तो इज इट विंडिंग। तो अगर आंसर आया यस, तो हम नहीं खेलेंगे। और अगर आया तो फिर उसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन। तो मशीन लर्निंग में इस पूरे स्ट्रक्चर को डिसीजन ट्री कहते हैं। कंप्यूटर डाटा को तोड़ता रहता है जब तक वो किसी फॉल्स डिसीजन पे ना पहुंच जाए। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले बारिश चेक करनी है या हवा, क्यों ना टेम्परेचर चेक करे। तो कंप्यूटर बेस्ट क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करता है, उसके लिए वो यूज़ करता है एंट्रोपी कैलकुलेट करता है। जैसे आपने सुना होगा जीनी इम्प्योरिटी और एंट्रोपी। तो ये सब वो कैलकुलेट करता है और उससे पता करता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले पूछना है, और वो purity क्या होती है। तो सपोज हमारे पास एक बॉल है ए, इसके अंदर सर्कल है और ट्रायंगल है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये बाउल कितना साफ है या प्योर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो मिक्स्ड है, 50-50। इसके अंदर सर्कल भी है और ट्रायंगल भी है। तो इसके अंदर मतलब मिक्स्ड है ये। और अगर मैं पूछूंगा ये वाला बाउल सेकंड वाला,
ये कितना है, तो आप बोलोगे 100% प्योर है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सर्कल है। तो मशीन लर्निंग में इसी मेसीनेस का नापने के लिए हम जीनी इम्प्योरिटी को यूज़ करते हैं। तो इसका जीनी इम्प्योरिटी 0.5 क्योंकि मिक्स है, और इसका 0.0 क्योंकि ये प्योर है। तो अगर जीनी 0.5 है मतलब सब मिक्स्ड है, तो ये हो जाएगा वर्स्ट, और अगर जीरो है तो ये हो जाएगा बेस्ट। तो डिसीजन ट्री का बस एक ही मकसद होता है कि ऐसे सवाल पूछना जिससे 0.5 से घट के जीरो की तरफ आए। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये बाउल है, ये टू मतलब अलग अलग हो जाएगा, इसमें सर्कल आ जाएंगे, इसमें ट्राइंगल आ जाएंगे, तो अब इसका गेन ही जीरो हो गया। तो डिसीजन ट्री में हम यही करते हैं। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं जीनी इम्प्योरिटी, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि 1 - समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि जो भी क्वेश्चन पूछा है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है तो उन सबका सम कर देते हैं। तो इससे हम मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं जीनी इम्प्योरिटी। और जैसे कि हमने डिसीजन ट्री में देखा था कि कंप्यूटर सवाल पूछता है बारिश, क्या बारिश हो रही है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चला कि यही सवाल पूछना है, वो हवा के बारे में भी तो पूछ सकता है। तो कंप्यूटर हर सवाल का एक स्कोर निकालता है, इस स्कोर का नाम होता है जीनी इम्प्योरिटी, जो ऐसे निकलता है। तो इसको आप कोड वगैरह देखना चाहते हो तो वो वीडियो चैनल की में मिल जाएगा आपको वीडियो। पीसीए। पीसीए का मतलब होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और ये डायमेंशन रिडक्शन में काम आता है। तो ओके, तो अगर मैं इस 3D सिलेंडर या फिर बोल सकते हैं कोकेन को 2D में बदलना चाहूँ तो सबसे बेस्ट एंगल कौन सा रहेगा? अगर मैं यहाँ से सपोज यहाँ से टॉर्च लेता हूँ और इसको यहाँ पर इसकी शेडो देखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने टॉर्च लिया तो यहाँ पर इसकी शेडो कैसे बनेगी? वो कुछ रेक्टेंगल जैसी बनेगी। हाँ, और हम सर्कल वाला पार्ट मिस कर देंगे, हम इसे एज ए रेक्टेंगल इमेजिन करने लग जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ से टॉर्च की लाइट दूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर सर्कल बनेगा, और हम ये हाइट वाला इंफॉर्मेशन मिक्स कर देंगे। तो मशीन लर्निंग में पीसीए वो परफेक्ट एंगल ढूंढता है जहाँ पे शेडो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा दिखे, और सबसे ज़्यादा इसे कहते हैं मतलब सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम वेरिएंस। रियल लाइफ में पीसीए यूज़ होता है 30 कॉलम के डाटा को 2 कॉलम्स में करने के लिए, ताकि कंप्यूटर फास्ट चले। तो इसी इसलिए इसको बोलते हैं डायमेंशन रिडक्शन। और मतलब अब आप सोचोगे कि डाटा अगर हमने कम करा है तो एक्यूरेसी कम आएगी। तो ये मैंने जैसा बताया कि सबसे ज़्यादा डाटा मतलब सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जहाँ रहे वो वाला एंगल ढूंढता है, मतलब उन वाली डायमेंशन को हटाता है जिनका कोई काम नहीं हो, जो यूज़फुल नहीं हो। जो यूज़फुल है उनको रखता है। तो इसका पूरा कोड मेरे फुल वीडियो में है, तो आप देख सकते। तो हम देखते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट क्या है। सपोज हमारे पास एक जार है और उसके अंदर कुछ कैंडीज चॉकलेट रखी हुई है, और हम अगर किसी से पूछे कि गेस द काउंट, इसमें कितनी चॉकलेट है, कोई बता सकता है? अगर हम एक आदमी से पूछेंगे तो वो बोलेगा सपोज 50, जो कि गलत हो सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह हम अगर 100 आदमी से पूछेंगे, 100 पीपल से पूछेंगे, तो हो सकता है कि चांसेस गलत होने के कम है, कुछ कुछ लोग काफ़ी पास रहेंगे, और किसी किसी का जवाब तो सही भी हो सकता है ना? जैसे 90 ऐसा कुछ देंगे काउंट जो कि सही भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं विजडम ऑफ द क्राउड। मशीन लर्निंग में एक डिसीजन ट्री गलती कर सकता है, लेकिन अगर हमारे पास 100 ट्री होंगे तो वो अगर वो वोटिंग करेंगे कि इस जिस मतलब इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो हम उसमें से चूज कर सकते हैं कि जिसका जो उसको ज़्यादा वोट मिले हैं हम वो चूज कर सकते हैं। तो इसको वैसे तो हम बोलते हैं बैगिंग। उसमें क्या करते हैं हम, पूरा डाटा कभी भी एक रैंडम डिसीजन एक ट्री को नहीं देते, डिसीजन ट्री को हम उसको अलग अलग दूसरे दूसरे बहुत सारे ट्रीज को देते हैं अलग अलग डाटा। तो उससे चांसेस ऑफ एरर काफ़ी कम हो जाते हैं। और इस कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन ट्री को हम रैंडम फॉरेस्ट बोलते हैं, कि फॉरेस्ट के अंदर जैसे बहुत सारे पेड़ रहते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ट्रीज रहते हैं, डिसीजन ट्री। और इसमें हम डाटा को डिवाइड कर देते हैं, हर एक को अलग अलग डाटा। तो इसी को हम बैगिंग कहते हैं। तो ऐसे तो रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री से काफ़ी स्लो है, बट एक्यूरेसी के मामले में किंग है। अगर आप इसका कोड वगैरह देखना चाहते हैं फुल एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो लिंक में है। कि थैंक यू। इंसेम्बल टेक्निक क्या होती है?
तो सपोज हमारे पास एक मॉडल है, या फिर बोल सकते हैं एक स्टूडेंट है, और अगर वो एग्जाम में गलती करता है तो फेल हो जाता है, लेकिन हमारे पास तीन स्टूडेंट मिलकर एग्जाम देते हैं सपोज, तो क्या होएगा? तो मशीन लर्निंग में हम एक नहीं बल्कि मल्टीपल मॉडल बनाते हैं। इसे कहते हैं एनसेम्बल लर्निंग। इसका पहला टाइप है बैगिंग, जैसा हमने रैंडम फॉरेस्ट में देखा, जहाँ सब वोट करते हैं। तो ये हर एक जना वोट करता है और आउटपुट देता है। इसमें हम जो हमारे पास डाटा रहता है, वो अलग अलग डाटा इनको देते हैं और उनको वर्क करने के लिए बोलते हैं, और ये सब अपना अपना काम करके लास्ट में जोड़ के आउटपुट दे देता है। और दूसरा टाइप होता है बूस्टिंग। यहाँ बोटिंग नहीं होती, यहाँ पर ऐसा होता है कि सपोज एक स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट है, तो ये अपना काम करके जो अपना आउटपुट है सेकेंड स्टूडेंट को देगा, और ये वाला अपना आउटपुट करके थर्ड को देगा, और लास्ट वाला सबको वो करके हमको आउटपुट देगा। तो इसको बोलते हैं बूस्टिंग। और जो पहला वाला रहता है उसको बोलते हैं बैगिंग। तो अगर इसको सिंपल याद करना है, तो जो बैगिंग होती है उसको हम बोल सकते हैं कि पैरेलल में काम करते हैं वो सब अलग अलग डाटा पे, और बूस्टिंग जो होती है, बूस्टिंग के अंदर सीक्वेंशियली, मतलब सीरीज में, कि इसने पास करा, इसको पास करा, इसको पास करा, तो यही है। और उसमें एक के बाद एक गलतियां सुधारते हैं। और पैरेलल मतलब बैगिंग में सब साथ में काम करते हैं। तो केगल कंपटीशन जो होता है उसमें लोग बाग बूस्टिंग करके ही जीतते हैं। तो पाइथन प्रोटोटाइप्स पिंड वीडियो में है। थैंक यू। ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या होती है? तो सपोज आप गोल्फ खेल रहे हो, आपने बॉल को मारा फ्लैग की तरफ, तो एक बार में ये फ्लैग पे नहीं पहुंचेगी इस होल में, तो यहाँ पे पहुंची। तो आप शुरू से स्टार्ट नहीं करोगे, आप यहाँ पर आओगे फिर यहाँ से फिर मारोगे, तो दूसरी बार में और ये पास पहुंचेगी। तीसरी बार फिर मारोगे तब जाके ये इस फ्लैग के अंदर होल में पहुंचेगी। तो मशीन लर्निंग में भी ऐसे ही होता है। मॉडल वन ने प्रेडिक्ट किया तो कुछ गलती हुई, एरर। फिर मॉडल टू प्रेडिक्ट करेगा तो फिर कुछ एरर होगी, है ना, जो कि इससे लेस होगी। फिर मॉडल थ्री करेगा तो वो और कम एरर देगा। तो एंड में हम क्या करते हैं, सारे सोर्स को जोड़ देते हैं। तो जो फाइनल होता है, जैसे हमने गोल्फ में करा, शॉट वन प्लस शॉट टू प्लस शॉट थ्री, तो हमने ऐसे पहुंचाया। तो एंड एंड में हम सारे शॉट्स को जोड़ देते हैं। और रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता था, बोटिंग होती थी, सबका वो होता था, जो मेजोरिटी रहता था वो बोटिंग होती थी। लेकिन ग्रेडियंट बूस्टिंग में एडिशन होता है इसके अंदर। पर ये टेक्निक स्लो की और इसका फास्टर वर्जन एक्जी बूस्ट क्या है, वो हम नेक्स्ट रील में जानेंगे कि एक्जी बूस्ट क्या है। ग्रेडियंट बूस्ट में इतना ही था। थैंक यू। कि एक्जी बूस्ट क्या है? बूस्ट, तो एक्जी बूस्ट मतलब एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो जो हमारा नॉर्मल ग्रेडियंट बूस्ट होता है, उसमें क्या होता है, सपोज हमारे पास कार है और इसका टायर हमें चेंज करना है, तो इसमें एक ही आदमी चेंज कर रहा है, पहले इसको करेगा, इसको ऐसे करके वो सारे टायर चेंज करेगा सिक्वेंशली। लेकिन एक्जी बूस्ट में क्या होता है, उसका जो उसका जो क्यू रहता है, सपोज पिट वो F1 का जैसा है, ये अपने सारे कंप्यूटर को, सारे कोर को, सीपीयू को एक साथ यूज करता है, मतलब पैरेलल में। एक टायर अगर कोई एक इंसान चेंज कर रहा होगा तो दूसरा कोई दूसरा कर रहा होगा, ऐसे चार आदमी लगा देगा टायर चेंज करने के लिए। और सिर्फ ये स्पीड ही नहीं बढ़ाता है, ये स्मार्ट भी है, ये रेगुलराइजेशन का यूज करता है। मतलब अगर कोई ब्रांचेस काम की नहीं है तो ये उसको यूज करके हटा देगा। तो ये क्या करता है, रेगुलराइजेशन यूज करता है। और तीसरी चीज, सपोज हमारे पास डाटा और डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज है, तो हमको उसको भी हैंडल करने की जरूरत नहीं है, एक्जीबूस्ट खुद से उसको हैंडल करता है, उसको देख लेता है कि उसको लेफ्ट भेजना है या राइट भेजना है। और क्या इसकी ये सबसे अच्छी फीचर है, और इसलिए ये केगल जो कंपटीशन होता है उसका किंग है, कि सबसे ज़्यादा उसमें ये यूज़ करते हैं, मतलब 70% ऑफ द प्रॉब्लम इसी से ही सॉल्व हो जाती है, केगल की। तो इसका अगर पूरा कोड और वीडियो देखना है तो लिंक में। थैंक यू। वीडियो में हमने ग्रेडियंट बूस्ट देखा था, इस वीडियो में हम देखते हैं एडा बूस्ट। इसका मतलब होता है एडेप्टिव बूस्टिंग। जैसे ग्रेडियंट बूस्ट में देखा था, जहाँ हम एरर्स को प्रिडिक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर इसका फंडा थोड़ा अलग है। ये एरर्स को प्रिडिक्ट नहीं करता है, ये एरर्स को हाईलाइट करता है। तो जैसे इमेजिन करो कि आप एक एग्जाम दे रहे हो, आप स्टूडेंट हो और आप एग्जाम दे रहे हो। आपने दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 गलत करे। तो सपोज ये टेस्ट वन था, यूनिट टेस्ट वन। अब यूनिट टेस्ट टू, उसके अंदर क्या होगा कि
अब टीचर क्या करेगा, इन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10, इनके मार्क्स बढ़ा देगा। अब ये यहाँ पे 10 नंबर के थे तो यहाँ पे 50 का कर देगा। तो आपको दोनों को कैसे भी करके पास करना ही पड़ेगा। तो अडा बूस्ट भी यही करता है। जो टाटा मुश्किल है, हार्ड टू क्लासीफाई है, वो उस पर पूरा जोर लगा देता है। अब अडा बूस्ट की सबसे खास बात क्या है, क्या ये डिसीजन ट्री यूज नहीं करता है, डिसीजन स्टेम्स यूज करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन बस और एक ही सवाल। तो जैसे कि एग्जाम्पल, क्या उम्र 18 से ज्यादा है, यस नो और खत्म, एंड। तो अब आप सोचोगे कि यार इतने सिंपल सिंपल मॉडल है, बेकार होगा। तो हाँ, इसे वीक लर्नर मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन जब हजारों स्टेम मिलकर काम करते हैं, जहाँ हर स्टेम सिर्फ एक स्पेसिफिक गलती को सुधारता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बन जाता है। तो ये था अडा बूस्ट। अगर आप इसको अच्छे से और इसकी कोडिंग देखना चाहते हो तो मेरा पूरा वीडियो देखें। थैंक यू। डीबी स्कैन। तो सपोज कि जो हमारा डाटा सेट है वो ऐसा है। तो अगर मैं के मीन से कहूँ कि इस डाटा को ग्रुप कर दो, तो वो क्या करेगा, वो इसे केक की तरह बीच में से काट देगा, जो कि गलत है। क्योंकि के मीन सिर्फ राउंड गोल ग्रुप ढूंढता है, इसे शेप की समझ नहीं होती है। तो हम यहाँ यूज करते हैं डीबी स्कैन। तो वो क्या, डिस्टेंस नहीं, डेंसिटी देखता है। और जैसे जहाँ पर कितना डाटा है वो उसको चेक करेगा। और और ये वायरस की तरह फैलता है, एक पॉइंट अपने पड़ोसी को टच करता है, वो अगले को और वो अगले को। सबसे बड़ा फायदा, जो पॉइंट किसी के पास नहीं होता है, ये उसे जबरदस्ती किसी ग्रुप में ऐड नहीं करता है। ये उसे नॉइस बोलता है कि नॉइस है, और फिर उसे छोड़ देता है। तो डीबी स्कैन में हमें के बताने की जरूरत नहीं रहती है, वो खुद डिसाइड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ डेंसिटी। तो ये था डीबी स्कैन। देखते हैं रेगुलराइजेशन। तो जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि उसमें वो मॉडल बेस्ट बेस्ट फिट लाइन ढूंढता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास फीचर्स कॉलम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं हाउस प्राइस वाला लूँ, तो अगर उसके अंदर हमारे पास साइज, रूम, लोकेशन रहे, तो ये काम के है कि साइज, रूम कितने, लोकेशन कहाँ पर है। बट अगर ऐसे ही इंफॉर्मेशन भी रहे, वॉल कलर, डोर हैंडल कलर, ओनर का नाम, तो ये फालतू, ये नॉइस है। अगर हम नॉर्मल रिग्रेशन लगाएंगे तो इन फालतू फीचर्स को भाव देगा, और मॉडल जो है वो ओवरफिट हो जाएगा। ओवरफिट बेसिस को ही बोलते हैं कि जब हमारा मॉडल ट्रेनिंग पे काफ़ी अच्छा काम करे, 100% एक्यूरेसी दे, बट टेस्टिंग में फेल हो जाए। बट ओवरफिटिंग इसके कारण भी होती है। तो आज हम सीखेंगे रेगुलराइजेशन। ये वो टेक्निक है जिससे हम मॉडल को बोलते हैं कि फीचर यूज़ करो, पर ज़्यादा हीरो मत बनो, लिमिट में रहो, सिर्फ काम वाले यूज़ करो। तो जैसे नॉर्मल रिग्रेशन में होता है, रिग्रेशन के अंदर कि उसके अंदर हमारा काम रहता है मिनिमाइज एरर, हमारा गोल होता है। बट इधर हमारा गोल होता है इसके अंदर, रेगुलराइजेशन के अंदर, कि मिनिमम एरर प्लस पेनल्टी। तो इसमें क्या करता है, वो पेनल्टी लगाता है हमारे मॉडल पे। जैसे ये इसको बहुत ज़्यादा फिट कर रहा है, तो एक सपोज यहाँ पे एक एंकर है, उसको लगा के इसको स्ट्रेट करेगा, तो जितनी कॉम्प्लेक्स लाइन रहेगी उतनी ज़्यादा पेनल्टी, और जितना स्ट्रेट लाइन रहेगी उतना सही है कि वो जनरलाइज हो जाए, काम करे। तो इसको कैसे, इसमें टू टाइप के होते हैं वैसे, एक L1 L2। तो L1 के अंदर वो क्या करता है, एरर को जीरो कर देता है, जीरो के पास ले आता है। और L2, जिसको लासो भी बोलते हैं, तो उसको वो श्रिंक कर देता है। तो ये दो टाइप के रेगुलराइजेशन मेथड थी, L1 L2। तो ये ओवरफिटिंग से बचने के लिए की जाती है। तो इसका फुल कोड है मेरी अब हम बायो में। देखते हैं नमपाई वेक्टराइजेशन। कभी कभी ये भी बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में कि नमपाई फास्ट क्यों है पाइथन लिस्ट से। तो सपोज कि एक काउंटर है, और यहाँ पे 5 पर्सन है, या 5 या बहुत सारे पर्सन है एक के पीछे एक, और आपका काम है उनके पेपर्स को स्टैम्प करना। तो ये एक एक करके करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर वैसे ही होता है पाइथन में, अगर हम फॉर लूप लिखेंगे तो सीपीयू एक एक करके नंबर लेगा, है ना। लेकिन numpy में क्या होता है, वो उसको पैरालाइज कर देगा।
अब यहाँ पर जैसे जितने पर्सन है उतने काउंटर रहेंगे, और एक एक करके सबके पेपर स्टम्प हो जाएगा। तो नंपाई क्या करता है, नंपाई वेक्टराइजर में हम लूप नहीं लगाते, हम डाटा को एक ब्लॉक अरे में पैक कर देते हैं, उसे बोलते हैं नंपाई अरे। अब जो सीपीयू होता है कंप्यूटर, वो एक एक करके नहीं बल्कि यूज करता है SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा यूज करके पूरे ब्लॉक को एक ही झटके में स्टम्प कर देता है। तो रिजल्ट जो कैलकुलेशन फॉर लूप में 10 सेकेंड में लेती थी, वो वेक्टराइजेशन में 0.01 सेकेंड में हो जाएगा। तो वेक्टराइजेशन इसलिए काफ़ी फास्ट रहता है क्योंकि पैरेललाइजेशन यूज़ करता है।